हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक, फिट फाट। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और वेक्टर का यह नेक्स्ट लेक्चर है, मुझे याद नहीं है कौन सा है, तुम लोग खुद देख लेना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है ये तो पता चलेगा जब मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि बगैर इसके आप जहाँ कहीं भी फोर्स की बात आएगी, आप फोर्सेस के साथ डील ही नहीं कर सकते हो। और अगर फिजिक्स की बात करें और फोर्स की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये समझ लो कि इस टॉपिक को इतना ध्यान से समझना है, इतना बढ़िया से समझना है कि आगे कभी कोई दिक्कत ही ना आए आपको। क्लियर बात है? माइक ऑन है ना? ठीक। अरे बड़ा भुलक्कड़ टाइप का इंसान हो गए हम। क्लियर बात है बच्चों? तो समझते हैं क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेसिकली जब आप फोर्स को डील करेंगे, आगे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिजिक्स के हर एक चैप्टर में फोर्स है ही, बिना फोर्स का फिजिक्स ही नहीं। तो भाई बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज कॉन्सेप्ट मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोग को, जिसको आप लोग ध्यान से एकदम देखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। क्लियर बात है? बाकी सारा चीज़ हटाओ दिमाग से, दिमाग को कंसंट्रेट करो, फोकस करो, चलते हैं हम लोग आगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये बताने से पहले बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, मैं सिंपली अब तक जो बताया हूं आप लोग को उसी का यूज करके एक यहाँ पे एक सिचुएशन देते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। देखिए बेसुरा सा गाना। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। यहाँ पे OA एक वेक्टर है। अपने पास, मेरे पास बहुत सारा कलर है, तो कलर का इस्तेमाल करते हैं किस दिन के लिए। OA क्या है बच्चों? एक वेक्टर है, नाम दे दिया इसका हमने A वेक्टर सपोज कर, राइट। OA वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ध्यान से समझना मेरे भाई। तो OA वेक्टर हुआ, OA वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर है, राइट। और मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज इक्वल्स टू है बच्चों, मान लिया कि ये है A, ऊपर से वेक्टर साइन हटा दिया हमने, स्केलर बन गया। तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? A है ना, हमने ना मैग्नीट्यूड ले लिया। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना? A। बात आ रही है समझ में अच्छे तरीके से? वेक्टर आपने रिवाइज किया है? अगर रिवाइज किए हैं तो बढ़िया बात है, नहीं किया हो तो अभी वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले इससे पहले वाला वीडियो देखो, जो मैंने वेक्टर का समेशन बताया था, एडिशन ऑफ वेक्टर बताया था, तभी ये समझ में आएगा भाई। तो उछल कूद के मत पढ़ो इधर उधर, बढ़िया से पढ़ो। अब देखो बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक और कलर का इस्तेमाल किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और इसका यहां पर हमने नाम दिया बी। और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, और इसका हमने नाम दिया बच्चों सी। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? 100%। अब बोलो कि ऐसा तमाशा आप कर क्यों रहे हैं? देखो ध्यान से देखो, समझ में आएगा बच्चा, हड़बड़ाओ नहीं। अब देखो ये जो OB लेंथ जो होगा ना, OB का जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ O से B तक का जो लेंथ होगा, इसको हम बोलेंगे बच्चों कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन, 3 बार वंस अगेन, एक ही बार ना। मतलब ये जो OB का लेंथ, यहां से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स पे, OX पे, तो O से B तक का जो लेंथ होगा, ये वाला जो होगा, O से B तक का जो लेंथ है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे, OB लेंथ को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग
एक्स एक्सिस, कंपोनेंट उसका पार्ट, उसका हिस्सा, उसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कह सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ओबी जो लेंथ होगा बच्चों, ओबी इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। OB is projection of a vector along x axis, या इसी को हम लोग बोलेंगे, और OB is x component of vector A। OB को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। OB क्या है, OB इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। OB क्या है, अरे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along x axis। OB क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along x axis, या OB ही क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, क्योंकि यह x axis की तरफ है, राइट। आ रही बच्चों समझ में, पक्की बात है, 100%, वाह गुड। उसी तरह से बच्चों सिमिलरली, बहुत सिमिलरली तुम लोग किए हो 9-10 क्लास में। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये जो OC है या C पॉइंट क्या है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है y एक्सिस पे, तो OC जो होगा वह वेक्टर A का क्या कहलाएगा बच्चों, OC क्या कहलाएगा, वेक्टर A का y कंपोनेंट, या OC क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलोंग y एक्सिस। तो देखेंगे बच्चों, OC इज projection of vector A along y axis। OC क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along y axis, और इकरे कहेंगे OC is y component of vector A। OC को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, राइट। यहां तक बात समझ में आया है, 100% है, झूठ मत बोलना भाई, सच सच बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। अब जरा समझो इसको, देखो अगर हम लोग बढ़िया से देखें, ध्यान से देखें, आंख खोल करके देखें, तो आप देखो तो यह जो OBAC है यह क्या है, पैरेललोग्राम। OBAC क्या है, पैरेललोग्राम है। अरे रेक्टेंगल भी क्या है भाई, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही तो है। तो OBAC क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, और जिसमें OA क्या है, डायगोनल है, जिसमें OA क्या है, डायगोनल है। और यह वह डायगोनल है जो OB और OC के बीच के एंगल से पास कर रहा है। बोल हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना भाई। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो डायगोनल होता है वह रिजल्टेंट होता है, जो डायगोनल होता है वह क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट किसका होता है, दो वेक्टर्स का। रिजल्टेंट किसका होगा, दो वेक्टर्स का। तो अगर हम लोग वेक्टर एडिशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो डायगोनल होता है वह रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि OA वेक्टर जो हुआ या A वेक्टर जो हुआ यह किसके किसके बराबर होगा, OB और OB वेक्टर और OC वेक्टर के। बोलो हाँ कि ना, OB वेक्टर और OC वेक्टर के क्या होगा, यह A वेक्टर दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। मैंने कुछ नया किया, अरे किया क्या, मैंने कुछ नया किया क्या, नहीं, मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, वेक्टर एडिशन ऑलरेडी बताया हुआ है हमने नया क्या किया, हमने सिर्फ बताया आपको कि OB को हम लोग क्या बोलेंगे, OB को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A along x एक्सिस, OC को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A along y एक्सिस। प्रोजेक्शन उसका छाप, उसका छाया, उसका 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 कंपोनेंट, क्लियर बात है, उसका पार्ट बोलेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आया है, 100% है। तो आप यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखेंगे बच्चों, यहां पर OA वेक्टर को, मतलब A वेक्टर को हमने दो पार्ट में लिख दिया, OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर के सम के फॉर्म में हमने लिखा। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमने A वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है, दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है, एक पार्ट अलोंग x एक्सिस और दूसरा पार्ट अलोंग y एक्सिस।
इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को ब्रेक करना, वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना। क्लियर बात है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म में ब्रेक करना, यही क्या है बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, हम लोग देखेंगे आगे। अब बच्चों ओए वेक्टर इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया, ओए वेक्टर मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर, अरे ओए इसी का नाम है, ए भी इसी का नाम है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, राइट। अगर कब, अगर यह वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तब, है ना। वेक्टर ए किस में है, ये जो ओए वेक्टर है या ए वेक्टर है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अभी हम लोग एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, आगे मैं 3D में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अब बच्चों इस ट्रेंगल में चलो आप, ट्रेंगल में चलो आप, ओ ए बी, ओ ए बी देखो तो, इन ट्रेंगल ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ओ ए बी में देखो तो बच्चों कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अरे देख बच्चों, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। देख ये क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। तो बी इसके लिए बेस क्या हो गया, ओ बी हो गया, और एच मतलब हाइपोटेनस ये ओ ए हो गया। बोल हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों ओ बी बाई ओ ए, ओ बी और बाई ओ ए। ओ ए का मतलब क्या, इसका ओ से ए तक का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। इसका मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों ए कॉस अल्फा। तो ओ बी के जगह पे हम लोग ए कॉस अल्फा लिख सकते हैं, बोल हाँ कि ना। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। उसी तरह से देखो बच्चों, सिमिलरली इन ट्रेंगल ओ ए सी, ओ ए सी, यहां पर देख कॉस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये बीटा एंगल के लिए ये वाला बेस हो गया, ये सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो इसके लिए कॉस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस, बेस तो ये रहा इसका ओ सी रहा, और बाई हाइपोटेनस क्या रहा, ओ ए रहा, मतलब ओ सी बाई और ओ ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो ओ सी इज इक्वल्स टू हो गया ए कॉस बीटा, आए हाय हाय हाय। मतलब क्या हो गया, हम लोग ओ ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देख यहाँ पे ओ ए इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, वेक्टर ए तो है ही ओ ए का दूसरा नाम, और ओ बी, ओ बी के जगह पे ओ बी वेक्टर है, तो देख ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना, ओ बी का लेंथ कितना हो गया, ओ से बी तक का लेंथ क्या हो गया, ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया ए कॉस अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा ए कॉस अल्फा, और चूंकि यह एक्स एक्सिस के अलोंग है इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे, आई कैप। अब बन गया वेक्टर, वो भी वेक्टर था ना जी, तो ए कॉस अल्फा लिखे, ये तो लेंथ हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और वेक्टर इसको बनाना है तो क्या कर दे, किधर है, अरे एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, आई कैप लिखेंगे। आएंगे समझ में 100%। और ओ सी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए कॉस बीटा, तो यहाँ हो गया ए कॉस बीटा, और ये किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जे कैप। तो एक नया फॉर्म में हमने वेक्टर को लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कंपोनेंट फॉर्म बोलेंगे, जहां पर यह क्या है, ए कॉस अल्फा। यहां पर अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो जो ए कॉस अल्फा है, ए कॉस अल्फा है, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, मतलब एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए कॉस बीटा जो है यह है वाई कंपोनेंट ऑफ ए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए वाई। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ए वेक्टर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया, मजा आया, बोला कि ना, अरे आया कि नहीं आया, आना चाहिए यार। क्लियर बात है, समझ में आया 100%। इसको एक बार फिर से समझो, खुद से समझो, सारा चीज लिखा हुआ है हमने समझाया हुआ है, एक बार फिर से समझिए इसको और नोट कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे।
देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा वेक्टर हो, मान लो कि ए वेक्टर ही है जो कि अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में अब नहीं है, वो ना तो एक्स एक्सिस की तरफ है, ना ही वाई एक्सिस की तरफ है, ना ही जेड एक्सिस की तरफ है, मतलब वो ना तो एक्स वाई प्लेन में है, ना ही किसी एक्सिस के लॉन्ग है। तो ऐसा हो सकता है कि उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग हो, क्योंकि अब स्पेस में है। क्लियर बात है? तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई ऐसा वेक्टर है ना, लेट अस सपोज अ वेक्टर या सिंपली ए वेक्टर विच लाइज इन अ स्पेस, जो स्पेस में लाई कर रहा है ना, वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है अब, है ना। तो इट मे हैव प्रोजेक्शंस along all the थ्री एक्सेस। तो इसका प्रोजेक्शन बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है। अगली बात ये हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है ना। लेट द वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, beta with y axis and gamma with z axis। x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल रेस्पेक्टिवली बनाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अब इस वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें, ए वेक्टर को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, जहां पर ए आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो के कैप। एकदम ध्यान से समझना है यार, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे कंफ्यूजन, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, हालांकि मैं पूरा मुझे पता है कि जो जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम रहती हो, आप एकदम बिना सोचे समझे हुए आराम से एकदम पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से बताऊंगा मैं। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप। पिछले बार यहीं तक था क्योंकि एक्स वाई प्लेन में था, अब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, बस स्पेस में है। तो के कैप के लॉन्ग मतलब जेड एक्सिस की तरफ भी कुछ ना कुछ उसका प्रोजेक्शन होगा। हमने क्या मान लिया, ए कॉस गामा के कैप। इसको बच्चों आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि यह ए कॉस अल्फा क्या हो गया, ए कॉस अल्फा वेयर ए कॉस अल्फा प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, ए कॉस बीटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए कॉस बीटा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, और ए कॉस गामा ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। ये हो गया राइट। आ रही बात समझ में? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स आई कैप, मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, उसके साथ आई कैप रहेगा, प्लस मतलब इसको हम लोग ए कॉस अल्फा को क्या बोल देते हैं, ए कॉस अल्फा को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए एक्स बोल देते हैं। ए कॉस बीटा को हम लोग क्या बोल देंगे, ए वाई बोल देंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और ए कॉस गामा को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, ए जेड बोल देंगे क्योंकि यह जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो सिंपली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर बात, सीधी बात, नो बकवास। आया समझ में यहां तक? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? नोट करो, चलते हैं आगे।
बच्चे देखो, अगर हम लोग जनरली बात करें, जनरल हम लोग बात करते हैं, है ना। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ना, मान लीजिए वेक्टर ए, और ये किसी भी डायरेक्शन से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, कुछ भी है ना, इसके साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वेक्टर है, मान लो कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका जो प्रोजेक्शन इसके अलोंग होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मुझे लिखना हो, इसका प्रोजेक्शन लिखना हो, तो जितना एंगल बनाता है इसके मैग्नीट्यूड में उसके कॉस ऑफ दैट एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसके अलोंग ये कोई भी डायरेक्शन है, मान लीजिए कि कोई भी ये पी डायरेक्शन है ना, तो ओपी के अलोंग अगर हमको इस डायरेक्शन के अलोंग अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको पता करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ओ ए कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर बात है। तो अगर हम लोग जनरल बात करें, इन जनरल, ये नोट पॉइंट है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर ए along a direction making theta with that direction is given by a cos theta, है ना। अगर OP के along इस वेक्टर का प्रोजेक्शन पता करना है, तो जितना एंगल बनाएगा cos थीटा और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग होगा। क्लियर बात है। अभी तो बताया, वही चीज बता रहे थे, क्योंकि अगर ये OM होगा, मान लीजिए कि पॉइंट कौन सा है, OM है, एम पॉइंट है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो OM जो होगा वह क्या कहलाएगा, इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा इस डायरेक्शन में। तो OM का अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली वह क्या आ जाएगा बच्चों, ए कॉस थीटा ही आएगा। क्लियर बात है ना, आ रहा है समझ में ना। अरे इस राइट ट्रायंगल में चलो देखो, ओ एम इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा, मतलब ओ एम बाई ओ ए हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ओ एम बाई ओ ए का मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ओ एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। और यही ओ एम क्या कहलाएगा, ओ एम इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग ओपी लाइन। अरे हाँ ना बोल भाई, आया ना। हाँ, ऐसे ही पढ़ना है बढ़िया से। एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मान लो ये सब चीज़ काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है। अब मान लो इसके साथ यह थीटा एंगल बना रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, है ना। ये आई कैप छोड़ो हटाओ, बाद में लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड की सिर्फ हम लोग बात करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट अगर पता करना हो, तो वाई के साथ तो एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो ए वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कॉस और कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इसके साथ 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बना रहा है। तो ए वाई इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर किसी प्लेन में कोई वेक्टर दिया हुआ हो और उसके एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल दिया हुआ हो, तो उसके साथ तो उसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस वाला वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे एक्सिस के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, साइन वाला आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस थीटा होगा, और दूसरा जो एक्सिस बच जाएगा उसके साथ साइन हो जाएगा। क्लियर बात है यहां तक, 100% उम्मीद करूं समझा है। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखो बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, फोर्स को रिजॉल्व करना है। फोर्स भी क्या है बच्चों, एक वेक्टर ही है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से समझना इसको और देखिए हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि हम कैसे अप्रोच करना है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन कि आप उसको छाप लो या फिर कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। इससे इससे बेटर ये है समझना कि हम कैसे अप्रोच करें इसको, कैसे अटेम्प्ट करें। आइए देखिए, कहता है अ फोर्स एफ हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। आगे कहता है, ठीक है मान लिया, आगे कहता है डायरेक्शन ऑफ एफ इज एट 37 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब ये जो वेक्टर है बच्चों, यह जो वेक्टर है वह एक्स वाई प्लेन में है। एकदम ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये जो वेक्टर है, यह जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर है भाई, डायरेक्शन ऑफ एफ इज एट 37 डिग्री फ्रॉम निगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, निगेटिव एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, निगेटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ये मतलब इधर है ना, ये डायरेक्शन में कितना है भाई, ये एफ है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। राइट, आ रहा है समझ में, पक्की बात है। ओके बच्चों, तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है भाई, 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है। आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, पूरी दुनिया से, पूरे सारे स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रिप्रेजेंट एफ इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। मतलब कंपोनेंट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। राइट, मतलब रिजॉल्व करना है और कंपोनेंट फॉर्म में हमको इसको लिखना है। आइए समझिए, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों, कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको इसका कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखिए, बेसिक से समझते हैं इसको। यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ओ है मान लीजिए, तो ये ओ एम जो होगा वह क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा। और यहां से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो ओ एन जो होगा वह क्या हो जाएगा, ओ एन जो होगा वो इसका क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। यही बात है ना। अब देखिए, तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल बना रहे कितना, 37 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के साथ अगर जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस वाला टर्म आता है। तो आइए देखिए, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ, यहाँ पे वेक्टर एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ, फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जिसको हम लोग एफ एक्स भी कहेंगे। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ कॉस थीटा। एफ का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये कितना है बच्चों 15, और कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 37 डिग्री से। मतलब ये क्या हो जाएगा 15 इंटू और कॉस 37 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4/5। तो 5 3 जा 15, मतलब यह क्या आ जाएगा 12 न्यूटन। क्लियर बात। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या है, एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये ओ एम हो जाएगा है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसी को हम लोग कहेंगे। तो एफ एक्स आ गया कितना बच्चों 12 न्यूटन। और ये किधर होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा किधर होगा, अब देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से देखिए, ये क्या होगा, ये डायगोनल हो गया, ये क्या है पैरेललोग्राम का साइड है, ये क्या है पैरेललो, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम का साइड है। तो ये वाला जो साइड हुआ निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। एकदम ध्यान से समझना है। तो एक्स कंपोनेंट अपने पास आ गया, एक्स कंपोनेंट कितना आया 12 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह वाई कंपोनेंट हम लोग पता करेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ओ एन के इक्वल हो जाएगा, ओ एन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एफ वाई कहेंगे। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ कॉस, और चूंकि 37 किसके साथ बनाया है, किसके साथ बनाया है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 37। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ साइन ऑफ 37 डिग्री। मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू 15 और साइन 30 का वैल्यू 3/5, तो 5 3 जा 15। तो ये आ गया बच्चों कितना 9 न्यूटन। और 9 न्यूटन यह किधर होगा, ये देखिए ये वाला साइड तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस।
अब बच्चों अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर जिस तरह से हम लोग फोर्स ए वेक्टर को हम लोग लिख रहे थे क्या, ax i कैप प्लस ay j कैप के टर्म में लिख रहे थे, उसी तरह से इस f को हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, fx i कैप प्लस fy j कैप। तो fx का मतलब क्या हुआ, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स या प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। यह कितना है बच्चों, यह 12 न्यूटन है, और यह निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, माइनस आई कैप लिखेंगे, क्योंकि यह निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और प्लस एफ वाई का वैल्यू कितना है, यह है 9, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9 जे कैप। तो इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, इसको रिजॉल्व किया और आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखा, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में हमने इसको लिखा। ध्यान से देखें समझ में आया कि नहीं आया, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बतलाया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, और एक क्वेश्चन भी हमने करके बताया आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस को, किस तरह से हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर है। आगे ये पार्ट ए था रेजोल्यूशन लेक्चर का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेक्चर का पार्ट ए था। आगे आपको पार्ट बी भी मिलेगा, जिसमें मैं और डिटेल्स बताऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन मैं दे करके जा रहा हूं यहाँ पे, देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है, और उसको मैं खिलाऊंगा एक डेयरी मिल्क 10 रुपया वाला। ठीक है, तो देखते हैं, इंतजार है मुझे, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके और सही सही जवाब इसका भेजें। कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले भेजा वही सिर्फ, अब देख लिए कि अब एक भेज दिया तो हमको क्या भेजना। जितने लोग सॉल्व कर रहे हैं उतने लोग आप कमेंट कीजिए, देखिए उसमें इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ कैसे हो रहा है, और इसमें मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि हम बना करके क्वेश्चन और सही जवाब दे रहे हैं या जवाब रिप्लाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो।